ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का चैप्टर है आज आपका। आपने लास्ट क्लासेस में किया था मोनोपोली यानी कि एकाधिकारी बाजार, और आज आप करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो ऐसी मार्केट है जिसमें कि मोनोपोलिस्टिक, देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम हिंदी में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसे अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहा जाता है। मोनोपोली तो एकाधिकार कहलाता है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, बायर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बायर्स भी ज्यादा होते हैं, सेलर्स भी ज्यादा होते हैं, यानी कि वस्तु का विक्रय करने वाले भी ज्यादा होते हैं और वस्तु को खरीदने वाले भी ज्यादा होते हैं। देखा जाए तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये जो दो बाजार आपने पढ़े हैं। परफेक्ट कंपटीशन आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था और सेमेस्टर 2 की बिगिनिंग में आपने मोनोपोली मार्केट पढ़ा। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो जिस बाजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है उसे हम मोनोपोली कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें अनंत क्रेता और विक्रेता होते हैं, असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं। मोनोपोली जिसमें एक सेलर होता है, बायर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। इन दोनों को यदि आप मिक्स कर दें, यानी कि दोनों का मिक्सचर अगर हम मार्केट को कर दें, तो हमें एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट प्राप्त हो जाती है। देखिए, इसमें मोनोपोली जो वर्ड है ये मोनोपोली मार्केट से लिया, इसमें जो प्रतियोगिता वर्ड है ये पूर्ण प्रतियोगिता से लिया, तो इसीलिए ये दोनों मार्केट का मिक्सचर कहलाती है। और वास्तविक जीवन में मार्केट पाई भी जाती है। रियल वर्ल्ड में आप देखें तो इसी प्रकार की मार्केट आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है, ये जो है एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता है एट प्रेजेंट, क्योंकि उसमें तो हम मान के चलते हैं कि वस्तुएं सारी एक जैसी होती हैं, कीमत एक समान होती है। तो दुकान पर एक जैसी हो तब भी कीमत एक समान नहीं होती। जैसे गेहूं है, चावल है, चीनी है, इन सब किराने की दुकानों पर अलग अलग प्राइस मिलेगा। कोई भी दुकानदार एक समान कीमत पर वस्तु का विक्रय नहीं करता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तो एट प्रेजेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मोनोपोली एग्जिस्ट करता है। इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट। एकाधिकारी बाजार का सबसे सही उदाहरण है वो। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसका उदाहरण तो आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी सुबह जैसे मार्केट में आप कोई भी सामान खरीदने जाएं, जैसे कि आप किराना स्टोर पे जाएं, वहां पर अगर मिल्क लेने जा रहे हैं या ब्रेड लेने जा रहे हैं आप, या फिर बिस्किट्स लेने जा रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हर कंपनी, जैसे बिस्किट्स हैं तो कितनी कंपनियों के बिस्किट्स आते हैं, इसी तरीके से ब्रेड है तो कितनी ही कंपनियां ब्रेड बना रही हैं, और कितनी ही कंपनियां जो है मिल्क सेल करती हैं। अमूल का मिल्क आता है, नमस्ते इंडिया का मिल्क आता है, मदर डेयरी का आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिल्क में भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, जो कि पर्पस सबका सेम है, लेकिन सब अपनी कंपनी जो है प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, कलर में, साइज में, डिजाइन में, पैकिंग में अंतर करके चीजों को बेच रही है। शैम्पू के पाउच देखिए तो कितने सारी कंपनियां शैम्पूज बना रही हैं, उन सब देखो पर्पस तो सेम है। टूथपेस्ट का पर्पस सेम है, जैसे टूथपेस्ट है, चाहे कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, या फिर आपका सिबाका हो, दंत कांति हो, या फिर आपका क्लोजअप हो, तो कितने सारे टूथपेस्ट आते हैं, तो पर्पस तो सबका सेम ही होता है। ठीक है, टीथ को साफ करना, लेकिन कंपनियां प्रोडक्ट के साइज में, क्वालिटी में, पैकिंग में, डिजाइन में अंतर करके मार्केट में चीजें बेच रही हैं। और सबका प्राइस भी ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता।
क्योंकि ज्यादा प्राइस में डिफरेंस रखेंगे, जैसे अगर बिस्किट की कंपनियां देखो 5-5 रुपए में बिस्किट सेल कर रही है, तो हर कंपनी 5 रुपीज में सेल कर रही है, 10 रुपीज में बिस्किट्स आपको अवेलेबल करा रही है। लेकिन अंतर इतना है कि कोई 5 रुपीज में आपको 40 ग्राम देगा, कोई 5 रुपीज में आपको 35 ग्राम देगा, कोई आपको 30 ग्राम देगा। डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर। जितनी जितनी जिसकी कॉस्ट आती है उसके हिसाब से फिर वो प्रोड्यूसर उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाते हैं। उन्हें क्योंकि प्राइस तो 5 ही रखना है या 10 ही रखना है, तो और उनको कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि उनकी कॉस्ट जो है वो कंपनसेट हो सके। लेकिन अवेलेबल आपको कितने में कराएगा? 5 रुपीज में। तो इस तरीके से आप देखो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में आज की डेट में ये जगह जगह आपको मार्केट देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट आपका हमेशा कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है वस्तु विभेद पाया जाता है। इस बाजार की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस बाजार में क्या पाया जाता है? वस्तु विभेद। वस्तु विभेद का मतलब होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है। हर कंपनी प्रोडक्ट को किसी न किसी रूप में डिफरेंस रखेगी, चाहे वो कलर के रूप में, साइज के रूप में, पैकिंग के रूप में, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट को डिफर करेगी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, ताकि उसकी अपनी एक अलग पहचान बन सके और कस्टमर कंफ्यूज ना हो कि किस कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसलिए इसमें वस्तु विभेद बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, मोनोपोली आपने सेमेस्टर 2 का पहला चैप्टर पढ़ा था। वास्तविक जीवन में इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है, जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं या इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन कब स्टार्ट किया गया था? 1933 के बाद से। इस समय में यानी कि 1933 के वर्ष के दौरान इंग्लैंड में मिसेस जॉन रॉबिन्सन यानी कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो एक बुक आई, जो बुक थी इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और अमेरिका में चैम्बरलिन एक इकोनॉमिक्स का नाम है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन इज आल्सो अ ग्रेट इकोनॉमिक्स्ट। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड अमेरिका में चैम्बरलिन, ये इंग्लैंड की थी और अमेरिका के थे प्रोफेसर चैम्बरलिन, उनकी बुक थी थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अपूर्ण प्रतियोगिता एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, वाइडर टर्म है, जिसमें बाजार की निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। पहली कौन सी अवस्था आती है? एकाधिकारी प्रतियोगिता, जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। दूसरी मार्केट, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है, इसमें वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। विक्रेता कोई एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। दूसरी ओलिगोपोली, वो तो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओलिगोपोली मार्केट। और तीसरी मार्केट, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं। और नेक्स्ट मार्केट है ड्यूपोली। ड्यूपोली में केवल 2 विक्रेता होते हैं, ओनली 2 सेलर्स। तो जिस मार्केट में केवल सिंगल सेलर हो वो मोनोपोली, जिसमें 2 सेलर्स हो वो ड्यूपोली, जिसमें थोड़े सेलर्स हो वो ओलिगोपोली, जिसमें अधिक सेलर्स हो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और जिसमें अनंत विक्रेता हो वो होती है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इस प्रकार सेलर्स की नंबरिंग के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, कौन सी मोनोपोली है, कौन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कौन सी ओलिगोपोली है और कौन सी ड्यूपोली है। सेलर्स की संख्या का आपने याद रखना है कि ड्यूपोली में 2 सेलर्स होते हैं, बायर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, ओलिगोपोली में थोड़े सेलर्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काफी सेलर्स होते हैं, अधिक सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में तो अनंत सेलर, जिसकी हम डेफिनेशन आती है। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? एकाधिकारी प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है से विक्रेता होते हैं, परंतु विक्रेता की जो वस्तु है
प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से किसी न किसी रूप में क्या होती है, होती है। अतः इसमें उपस्थित प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट इसकी स्पेशल क्वालिटी है। इस मार्केट की स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएट पाया जाता है, यानी कि अलग अलग क्वालिटीज का, अलग अलग कलर का, साइज का, डिजाइन का, पैकिंग का, ये इस रूप में देखो जैसे उनकी क्वालिटी को दी जाने वाली जो फैसिलिटीज हैं ये सब अलग अलग होती हैं। वास्तविक जीवन में इन रियल वर्ल्ड आप इस प्रकार की प्रतियोगिता के बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए कॉलगेट एग्जाम्पल की टूथपेस्ट कंपनियां हैं, जैसे पहले फॉरेंस का आता था टूथपेस्ट, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, बबूल है, ये सारे टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाली फर्में सब एकाधिकारी प्रतियोगिता के ही एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार की बाजार स्थिति में फर्म मोनोपोली भी होती है और कंपटीशन भी होता है। इसके अंदर के भी फीचर्स पाए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव भी है, यानी कि कंपटीशन प्लस मोनोपोली दोनों का मिक्सचर है, जिसकी वजह से हम इसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। फर्म इसलिए है एकाधिकारी क्योंकि वस्तु विभेद का बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है, ये प्राइस को ज्यादा डिफर नहीं कर सकती है। आप देखो कंपनी के लिए बाउंड्री है कि अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है, अगर कोलगेट अपना प्रोडक्ट 10 रुपए पर भी कोलगेट सेल कर रहा है, तो बाकी कंपनीज को भी होता है कि हम भी 10-10 रुपए में अपना सिबाका, बबूल या कोई भी टूथपेस्ट को सेल करें। तो दुनिया जो कम पैसा खर्च करना चाहती है वो 10 रुपए में कोलगेट को तो बाय कर लेगी, लेकिन बाकी कंपनी अगर मान लो 50 रुपए में या 40 रुपए में या पैक ही अवेलेबल करा रही है, छोटा पैक नहीं दे रही जो कि हर आम व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से या अफोर्डेबल हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि बाकी कंपनियों का तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और उसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा जो आपको कम से कम प्राइस पर, चाहे क्वांटिटी आपको कम दे रही है लेकिन 10 रुपए में चीज तो अवेलेबल करा रही है ना, तो कई लोग ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते, तो वो हर एक की पहुंच में आ जाता है 10 रुपए में चीज को खरीदना, चाहे गरीब हो चाहे बहुत ही लोअर कैटेगरी का हो, वो भी बाय कर सकता है। तो इसलिए मजबूरी में हर कंपनी को भी अपना जो प्रोडक्ट है वो उसी हिसाब से 10-10 रुपए के हिसाब से उन्हें भी बेचने के लिए, यानी कि चाहे क्वांटिटी में वो डिफरेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना उनके उत्पादन लागत आती है उसके हिसाब से। देखो मात्रा पर कोई ऐसा नहीं होता, मात्रा में क्वांटिटी आपने देखा होगा बिस्किट्स की क्वांटिटी डिफर करती है, हर एक कंपनी 5 रुपए में आपको सेम मात्रा में बिस्किट अवेलेबल नहीं कराती, उसकी क्वांटिटी में क्या होता है डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से क्वांटिटी में तो डिफर कर सकते हैं लेकिन प्राइस में इनका बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है, यानी कि इनको मैनेज करना पड़ता है कि प्राइस जो दूसरी जगह दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर बेच रही हैं तो जनरली ये भी वही प्राइस ही तय करती हैं। इस प्रकार एकाधिकार की तरह इसका जो मांग वक्र है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, यानी कि अगर प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर लो होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। आप जानते हैं प्राइस और डिमांड में हमेशा कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत, कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा, इसलिए इसका मांग वक्र का ढाल कैसा होगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का लक्स ट्रेडमार्क पर एक अधिकार है, अब दूसरी फर्म अगर इसका प्रयोग मतलब नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेडमार्क जिसको मिल जाता है तो वो वही उसका इस्तेमाल कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा टीवी के सीरियल्स आते हैं तो टीवी के सीरियल्स में अधिकतर क्या आता है, कॉपीराइट मेंशन होता है कि अगर कॉपीराइट जो है अगर दिया है कि कॉपीराइट किसी सीरियल वाली कंपनी का, जैसे सोनी का जिस सीरियल्स पर अपना कॉपीराइट है तो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और अगर कोई इसको लेता है तो उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का लक्ष्य जो है वो ट्रेडमार्क पर मोनोपोली है, वो दूसरी फर्म उसके ट्रेडमार्क का प्रयोग नहीं कर सकती है। अब आपने देखा जैसे पार्ले जी बिस्किट है, तो पार्ले जी बिस्किट के ऊपर वो छोटा बच्चा की जो फोटो आती है तो उसका ट्रेडमार्क है, वो एक तरीके से उस लोगो को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अब अमूल के मिल्क पर
वो एक लड़की की फोटो आती है, बच्चे की, ठीक है, मिल्क पीते हुए, तो वो उनके ट्रेडमार्क बन जाते हैं, जिसको कोई दूसरा मिल्क ब्रेड सेलर वो उसे कॉपी नहीं कर सकता है। तो दूसरी फर्में अपने ट्रेडमार्क के अंतर्गत नहाने के साबुन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हमाम का ट्रेडमार्क अलग है, ब्रीज का अलग है, और कैमे का अलग है, डेटॉल सॉप का अपना अलग होता है। तो हर एक का अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है, जिससे उसके प्रोडक्ट की क्या होती है, आइडेंटिटी का पता चलता है, पहचान बनती है। तो अन्य शब्दों में लक्स साबुन का प्रतिस्थापन, इसमें मतलब कि लक्स का सब्स्टिट्यूट मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं, कई सारे फर्म साबुन रही हैं, ठीक है, बाथिंग सोप कई सारी कंपनियां बना रही हैं। तो बाजार की इस स्थिति में प्रतियोगिता का जो तत्व है वो इस कारण है कि फर्मों में बहुत से आ भी सकती हैं और फर्में जा भी सकती हैं। इस मार्केट में क्या पाया जाता है, फर्मों के आने जाने पर पूरी आजादी होती है। फर्म चाहे तो मार्केट में एंटर कर सकती हैं और चाहे तो मार्केट से एग्जिट कर सकती हैं। तो इस प्रकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, देखिए जे.एस. बेंस ने भी डिफाइन किया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं और जो निकट प्रतिस्थापन वाली वस्तुओं को बेचते हैं। यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल होता है उसकी सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू मच। मोनोपोली में तो देखिए सब्स्टिट्यूट नहीं होता कोई भी, क्योंकि एक ही सेलर है, वो जिस चीज को आपको अवेलेबल कराएगा आपको वही लेनी पड़ेगी, आपके पास उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता ये होते हैं, जैसे बिस्किट्स के कितने ही प्रकार हैं, नमकीन के कितने ही प्रकार आप मार्केट में आ रहे हैं, टूथपेस्ट के, बाथिंग सोप के, शैम्पू के, मिल्क के, ब्रेड के, बटर के, कितनी कंपनियां चीजें बना रही हैं, चॉकलेट्स हैं कितनी कंपनियां बना रही हैं। तो ये जिसमें भी आपके पास सब्स्टिट्यूट यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप एक चीज वो वाली कंपनी का बाय नहीं करते तो दूसरी का ले सकते हैं। तो जिसमें ऑप्शंस होते हैं काफी सारे, यू कैन बाय एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज अफोर्डेबल, जो आपकी पॉकेट की यानी कि ज्यादा प्राइस का भी ना हो, अफोर्डेबल भी हो। वैसे आपने देखा होगा सर्फ कंपनियां, कितनी कंपनी सर्फ बना रही है, घड़ी का सर्फ आता है, फेना का आता है, एरियल का सर्फ आता है ना। तो इसलिए कितनी कंपनियां सर्फ एक्सेल ये सब प्रोड्यूस कर रही हैं। तो निकट प्रतिस्थापन आपके पास उपलब्ध है, जो भी आपको अच्छा लगे और जो आपकी पॉकेट के हिसाब से हो उसे आप अफोर्ड कर सकते हो, वो आप बाय कर सकते हैं। अब बामोल ने देखिए क्या कहा है, बामोल के शब्दों में एकाधिकारी प्रतियोगिता उस बाजार को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं का अपने अपने उत्पादन पर राइट होता है और उनका सब्स्टिट्यूट, परंतु उन पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के विक्रेताओं का महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का भी दबाव होता है। क्योंकि देखो कोई भी प्रोड्यूसर प्राइस किसी भी चीज का इतना भी नहीं रख सकता कि उसका प्रोडक्ट बिके ही ना, क्योंकि अगर ज्यादा कीमत वो रखेगा तो आप जानते हैं प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर कभी इतना प्राइस चीज का नहीं रखता कि दूसरा कस्टमर उसे अफोर्ड ही ना कर, बिकेगा नहीं और कस्टमर उस चीज को खरीद नहीं लेगा। नेक्स्ट देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं। किसी भी मार्केट को जब आपको डिफाइन करना हो तो बिना विशेषताओं को बताए आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं बताना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है जब आप किसी भी मार्केट को क्या करते हैं, डिफाइन या उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता मार्केट को भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसमें फर्में यानी कि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन वाली फर्मों क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट is that market in which buyers and sellers are in large numbers. इसमें बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में
उपलब्ध होते हैं। दूसरी बात है, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर कंपनी या हर फर्म जो है तैयार करती है, उस पैकिंग में कुछ ना कुछ अंतर रख के हर कंपनी, चाहे प्रोडक्ट का पर्पस सबका सेम हो, साबुन बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, टूथपेस्ट कितनी कम है, इसी तरीके से जो शैम्पूज बनाने वाली कंपनियां हैं, मिल्क का प्रोड्यूस करने वाली कितनी कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां देखो प्रोडक्ट जो बना रही हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा। जैसे नमस्ते इंडिया का भी फुल क्रीम लोगे तो वो भी सेम रेट पर पड़ता है। मदर जो है प्रोडक्ट आता है मिल्क का, उसका भी रेट ऑलमोस्ट सेम है, एक आध रुपए का अगर अंतर होगा। या अमूल का प्रोडक्ट है, तो इनमें कीमतों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हर एक की पैकिंग अपनी अलग होती है, उसका लोगो अलग होता है, और कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, पैकिंग अलग होती है। इसके आधार पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद। इस विशेषता के कारण आकार, माप, रंग, उसके टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी आदि में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे नहाने के साथ देखते हैं लक्स है, गॉडरेज का है, कैमे है, रेक्सोना है आदि, या डेटोल सोप है आदि। नहाने के साबुन, लिप्टन, अब जैसे चाय है, लिप्टन की आती है, ब्रुक बॉन्ड की आती है, टाटा टी आती है, ठीक है। तो कई तरीके की चाय पत्तियां सेल होती हैं, चाय पत्ती। तो अलग अलग कंपनियां अपने अपने मतलब की जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग कलर, साइज, डिजाइन, पैकिंग सब देखते हैं। पेप्सोडेंट, कॉलगेट, ऑरेंज, बबूल, दंत कांति एक्सेट्रा, कई सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसमें मार्केट में ऑप्शंस बहुत होते हैं, वो चाहे तो जो भी प्रोडक्ट लेना चाहे, जो उसे अच्छा लगता हो वो ले ले, जो रिजनेबल प्राइस पर भी हो और साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज्यादा हो, वो ले सकता है। तो ये होता है वस्तु विभेद का फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस मार्केट का। तीसरा इस मार्केट का फीचर है कि इसमें फर्में आसानी से आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। फर्मों के आने जाने पर कोई किसी प्रकार का रुकावट या कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फर्में आसानी से आ सकती हैं और आसानी से ही जा सकती हैं। कार्य प्रतियोगिता की अवस्था में फर्मों के आने पर और जाने पर क्या होती है, पूर्ण आजादी होती है। चैम्बरलिन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत बताया कि इसमें फर्में जो है, ठीक है, फर्मों के स्थान पर या इंडस्ट्री के स्थान पर उन्होंने ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया, और फर्में इजीली जो है वो एंट्री कर सकती हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाधा नहीं है आने। मैं टाइम कॉस्ट बहुत आते हैं, ऐड बहुत देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि नहीं तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कौन सी बनी है। तो इन्हें टीवी पर या मैगजीन्स पर या सिनेमा हॉल में या अखबारों में, पत्रिकाओं में, रेडियो पर, टीवी पर एड पर बहुत खर्च करना पड़ता है। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। इसमें प्राइस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, प्राइस पर बहुत ही सीमित नियंत्रण होता है, क्योंकि हर कंपनी को या हर फर्म को अपने उत्पाद की कीमत दूसरे को देख के निर्धारित करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कीमत निर्धारित कर देंगी तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा, और अगर बहुत कम कीमत निर्धारित करेंगी तो उनको लॉस होगा। इसलिए वो कीमत दूसरी फर्मों को देखकर और थोड़ा अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से तय करती हैं। तो कीमत पर इनका ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। इन्हें बाजार की अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण करना पड़ता है। यानी कि इतनी फ्रीडम इन्हें नहीं है कि जितनी मर्जी कीमत तय कर लें, क्योंकि अगर ये अपनी इच्छा से अधिक कीमत ज्यादा तय करेंगी तो इनको लॉस होगा, इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनका कीमत पर बहुत ही सीमित नियंत्रण होता है या लिमिटेड कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इसका फीचर है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। इसमें उत्पादन के साधनों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो उत्पादन के साधनों में सीमित गतिशीलता पाई जाती है, यानी कि उत्पादन के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मोबाइल नहीं होते हैं,
या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं आ जा सकते हैं। इस की नेक्स्ट विशेषता है अपूर्ण ज्ञान। एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता। बाजार का पूरा ज्ञान का मतलब है कि इसमें देखिए, अगर हम कोई सामान बाजार से खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं ब्रेड खरीदने जाती हूँ, मैं सेलर को कहती हूँ मुझे ब्रेड दीजिए, तो पूछेगा कि आपको कौन सी ब्रेड चाहिए, आपको ब्रिटानिया की ब्रेड चाहिए, आपको व्हीट वाली ब्रेड चाहिए, या आपको मल्टीग्रेन वाली ब्रेड चाहिए, या आपको दूसरी किसी कंपनी की ब्रेड चाहिए, कौन सी चाहिए। अगर मैं उसे कहूँ टूथपेस्ट चाहिए तो कहेगा कौन सा टूथपेस्ट चाहिए, यानी कि सेलर को नहीं पता कि बायर क्या खरीदने आया है, और बायर को भी नहीं पता कि सेलर के पास कितने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हैं। जैसे किसी दुकान पे आप देखिए बिस्किट्स कितनी कंपनियों के पड़े होते हैं, तो सेलर को क्या पता कि आप कौन सा बिस्किट खरीदने आए हैं जब तक आप उसे बताएंगे नहीं, और बायर को भी नहीं पता कि कितने कंपनियों के प्रोडक्ट आपके पास हैं, वो भी देखकर फिर चूज करता है। तो इस प्रकार नॉलेज किसी को परफेक्ट नहीं होती, ना सेलर को परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, सेलर को भी नहीं पता कि बायर क्या खरीदने आया है, और बायर को भी नहीं पता कि सेलर के पास किस किस कंपनियों के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार इस मार्केट की इम्परफेक्ट नॉलेज पाई जाती है। नेक्स्ट इसका गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब होता है कि में कीमत में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। आप देखिए इस बाजार में ज्यादातर कीमतों में इतना कोई अंतर खास नहीं होता। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे अब सर्फ है या एरियल का सर्फ है, अगर सर्फ का आप एक डिब्बा लेंगे तो आपको एक शीशे का जैसे गिलास साथ मिलेगा। मतलब कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री स्कीम्स देती हैं। जैसे बिस्किट्स आप लीजिए तो उसके ऊपर लिखा होता है 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, या फिर आपको ये जो आपको चाय पत्ती अगर लें तो उसके साथ स्पून वगैरह फ्री दे देते हैं। कॉफी के साथ जैसे मग ब्रू इंस्टेंट के साथ आता है टीवी पर ऐड के मग आपको मिलेगा। इसी तरीके से कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है वो फ्री होम डिलीवरी, जैसे डोमिनोज का पिज्जा फ्री होम डिलीवरी की फैसिलिटी देता है। तो इस प्रकार कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना, जैसे पहले बीच में एक बार आया था कि जो सोप है, सर्फ है, वो जो कौन सा था लक्स का, या तो उसमें उन्होंने कहा था गोल्ड का लॉकेट उसमें डाला है। तो इस प्रकार कंपनियां ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, लालच में आकर उनके प्रोडक्ट को खरीदे, तो कंपनियां इस तरीके से अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्कीम्स निकालती हैं। बाय वन गेट वन फ्री, ये 4 के साथ एक सोप जो है आपको फ्री का पूरा पैक, आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसलिए स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं, यानी कि गैर कीमत प्रतियोगिता की रणनीति को अपनाती हैं, ताकि वो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दें, वस्तुएं आदि प्रदान करके उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए इस प्रकार का कंपटीशन कीमत में न करके वो अन्य चीजों के माध्यम से अपने उत्पादन को बेचने का प्रयास करती हैं। तो इसे गैर कीमत प्रतियोगिता कहा जाता है। तो देखिए ये तो थी सारी विशेषताएं। एकाधिकारी बाजार एक ऐसा बाजार है जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति समझा जाता है। इसको डिफाइन क्रेडिट रॉबिन्सन और चैम्बरलिन को जाता है 1933 में। एक ऐसा बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिसमें फर्मों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होती, जिसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, जिसमें गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, कीमत पर सीमित नियंत्रण होता है, और विक्रय लागत बहुत अधिक आती है। और इस बाजार में जो है वो अलग अलग क्वालिटी का, कलर का, साइज का, डिजाइन का में डिफरेंस रख के कंपनी प्रोडक्ट अपना बेचती है। तो ये तो थी इसकी विशेषताएं, जिसके आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में लाभ अधिकतमीकरण या संतुलन। कि प्रॉफिट कैसे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कैसे अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, या इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसा आपने मोनोपोली के चैप्टर में पढ़ा था
कि कोई भी फर्म लाभ वहां अधिकतम कर पाती है, उसकी दो अप्रोचेस होती हैं, एक टीआरटीसी और एक एमआरएमसी। तो लाभ को अधिकतम करने की हमेशा कितनी शर्तें होती हैं? दो। एक कुल आगम और कुल लागत विचारधारा के अनुसार, और एक सीमांत आगम और सीमांत लागत विचारधारा के अनुसार। सबसे पहली अप्रोच टीआरटीसी अप्रोच होती है, जहां टीआर और टीसी अप्रोच के अनुसार जहां टीआर और टीसी का वर्टिकल डिस्टेंस या शीर्षाकार अंतर सबसे अधिक होता है, वहीं पर फर्म को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है और भी निर्धारित हो जाता है। तो एक में भी टीआरटीसी का वही डायग्राम बनेगा। निर्धारण में सबसे पहली अप्रोच तो टीआरटीसी है, उसका डायग्राम विल रिमेन सेम एज द मोनोपोली मार्केट। जहां पर एमआर और एमसी क्या होता है? इक्वल होता है, where MR is equals to MC। मार्जिनल रेवेन्यू जहां मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, वहां फर्म को क्या मिलेगा? संतुलन। और MC हमेशा MR को नीचे से कट करके जाना चाहिए। तो जहां संतुलन MR कर्व ऊपर बनता है, MR उससे नीचे बनता है, मोनोपोली की तरह। इसका कर्व थोड़ा फ्लैट बनता है। आप डायग्राम देखिए, AR-MR बनेगा डाउन स्लोपिंग, लेकिन थोड़ा फ्लैटर। संतुलन की स्टडी करनी है तो आप दो टाइम पीरियड के हिसाब से इसकी स्टडी कर सकते हैं। वन शॉर्ट रन अधिकारी प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन का। सबसे पहली बात तो अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें आपके पास थोड़ा समय है। यदि आप सप्लाई को बढ़ाना हैं, साधनों में तो चेंज कर सकते, साधनों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर साधन देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, चार साधन होते हैं ना उत्पादन करने। भूमि को आप अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते, मशीनों को आप अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ श्रम की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो श्रम की इकाइयों को आप बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल की समय अवधि वह अवधि होती है जिसमें मांग अगर बढ़ती है तो आप केवल उत्पादन को बढ़ा सकते हो। स्थिर साधन जैसे मशीनें हैं, प्लांट है, बिल्डिंग है, इन सबको बढ़ाने का आपके पास समय नहीं होता है। तो अल्पकाल में एक फर्म का संतुलन वहां होगा जहां MR MC के क्या होगा? इक्वल होगा। और MC MR को कहां से कट करेगा? नीचे से। तो संतुलन की अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। अब अल्पकाल में एक फर्म को तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, या पहली, दूसरी सामान्य लाभ की स्थिति और तीसरी हानि की स्थिति। तो अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता को तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, असामान्य लाभ जिसे शोधन और कहते हैं, जिसे हानि कहते हैं। तो तीनों स्थितियों को हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे और उसको आपने प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल सही प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाएंगे। उतना ही स्कोरिंग रहता है, एग्जाम में मार्क्स कभी मिलते हैं जब आप उसके डायग्राम्स एक्यूरेट बनाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमने चित्र की सहायता से समझिए। एक है ये इस डायग्राम में AR कर्व कैसा है? डाउनवर्ड। आप ये देख रहे हैं AR कर्व ऊपर से, और AC कर्व इसमें अंदर से जाएगा, AR के अंदर, AR और MR के बीच में से इस जगह से AC U शेप का जाएगा। ठीक है, हमेशा AC को नीचे से कट करता हुआ जाता है। MC always cuts AC at its lowest point, और जहां MC ने MR को कट किया पर संतुलन आ जाएगा। ए बिंदु संतुलन बिंदु है।
इस संतुलन बिंदु से आप नीचे तक एक्स एक्सिस तक लाइन ज्वाइन कर देंगे तो क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिखा है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू आप लिख सकते हैं। और इस ई इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर तक लाइन ज्वाइन कर दो ए आर तक। ए आर क्योंकि कीमत के बराबर है इसलिए ए आर तक लाइन ज्वाइन करेगी और ये कीमत फिक्स होगी आपकी ओपी। ठीक है, अब ये जो ए एम लाइन हमारी आई है, अब इस लाइन को हम देखते हैं कि ये एसी को कहाँ टच कर रही है। तो एसी को देखिए टच कर रही है बी पॉइंट पर, तो वहां लिखा हमें प्राप्त हो गई जो है ओसी। अब आप देख रहे हैं जो कीमत के बीच का जो गैप है, ओपी कीमत थी, बाद में ओसी कीमत हो गई। ये जो पीसी का गैप है या एबी के बीच का जो गैप है, ये गैप हमें दिखा रहा है कि ए आर यहाँ पे बड़ा है, ए आर हमारा ए पॉइंट तक है और एसी हमारा बी पॉइंट तक से, तो फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि एक फर्म के हम असामान्य लाभ एक फर्म को तब मिलता है जब ए आर ग्रेटर हो एसी से। तो इस स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि ए आर ए पॉइंट तक है और एसी बी पॉइंट तक है। ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है, मींस ए आर इज ग्रेटर देन एसी। तो ये जो गैप है, दिस शेडेड एरिया इज शोइंग दैट फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को क्या प्राप्त हो रहा है? असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। इसमें बस आपने डायग्राम का ये जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखना है कि ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर है एकाधिकार के कंपैरेटिवली। एम आर उससे पहले ही फॉल हो जाएगा। एसी इस तरीके से ए आर और एम आर के बीच में से यू शेप का बनाते हुए बनाएंगे इस तरीके से। एमसी हमेशा एम आर को कट करता हुआ और एसी के लोएस्ट पॉइंट पर कट करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जहां एमसी एम आर को काटेगा, ई पॉइंट वहीं पर आएगा, फिर उसी से नीचे ज्वाइन करोगे तो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी फिक्स होगी और उसी लाइन को एक्सटेंड करोगे ए आर तक तो प्राइस फिक्स होगा। उसके बाद इसे एसी तक ज्वाइन करेंगे तो नई प्राइस लाइन आ जाएगी। तो जो शेडेड एरिया होगा ये असामान्य लाभ को दिखाएगा। हर डायग्राम में आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं प्राप्त होगा जहां एमसी एम आर के क्या होगा? बराबर। और जब उसे ए आर तक ज्वाइन करोगे तो कीमत रेखा प्राप्त हो जाएगी। सामान्य लाभ की, तो सामान्य लाभ एक फर्म को तब प्राप्त होता है, इस डायग्राम में देखिए चित्र संख्या 2 में। इसमें भी सेम टू सेम पहले ए आर का डायग्राम बना है। ठीक है, पहले कौन सा डायग्राम बना है? ए आर का। ए आर ऊपर से नीचे गिरता हुआ बना है, उसके बाद एम आर उससे पहले ही फॉल हो गया। इसमें आपको क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म को तब प्राप्त होता है जब ए आर एसी के क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। तो इस केस को ना एसी टच करते हुए दिखाना है। ए आर यू शेप का बनेगा। देखिए एसी कर्व कैसा है? यू शेप में जा रहा है और टच करता हुआ जा रहा है। और एमसी कर्व भी एसी के लोएस्ट पॉइंट पर कट करता हुआ बढ़ता हुआ जाता है। जहां पर एमसी ने एमआर को काटा, ई पॉइंट आ गया। इस ई पॉइंट पे संतुलन हो जाएगा। इसे नीचे तक ज्वाइन कर दोगे, क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। ऊपर तक मिला दोगे ए आर तक, प्राइस फिक्स हो जाएगा। ये कीमत आ गई ओपी। अब आप इस ए पॉइंट पर देख रहे हो, यहाँ पर ए आर और एसी दोनों बराबर है, कोई गैप नहीं आ रहा। तो जब गैप नहीं आता, ए आर एसी के बराबर होता है, देखिए ये कंडीशन है, ए आर इक्वल होना चाहिए एसी के, तो फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। यानी कि जितनी आप लागत लगा रहे हैं, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट बस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से सामान्य लाभ तो फर्म को वहां प्राप्त होगा जहां पर ए आर ए सी के क्या होता है? बराबर। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कोई गैप नहीं है, ए आर ए सी के बिल्कुल इक्वल है, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा। जब
गैप नहीं आता तो प्रॉफिट भी क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है इसमें न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि का जो है तीसरा डायग्राम है। न्यूनतम हानि एक फर्म को तब प्राप्त होती है जिस समय कॉस्ट हो ज्यादा और रेवेन्यू हो कम। तो अल्पकाल में एक फर्म को हानि भी प्राप्त होती है। तो हानि की स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले तो आप एआर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर एमआर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो भी एआर से हमेशा नीचे ही रहता है। इस केस में आपको एआर से जो हम टच करता हुआ कर्व बना रहे हैं यू शेप का, पहले एबीसी कर्व बनेगा, औसत परिवर्तनशील लागत। एबीसी हम किसे कहते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत को। तो एबीसी कर्व हमेशा ऐसे यू शेप का बनेगा जो एआर को टच करता हुआ जाएगा, और एसी उससे ऊपर से जाएगा। एसी और एबीसी के बीच का जो गैप होता है वो शुरू में ज्यादा होता है, बाद में गैप कम होगा, लेकिन दोनों डायग्राम कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल तो जा सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। अब इसके बीच में यहाँ और एबीसी को भी कट कर रहा है, उनके लोएस्ट पॉइंट पर एसी और एबीसी के, जहाँ एमसी ने ई पॉइंट आ गया, संतुलन का बिंदु। इस संतुलन मात्रा कीमत तय हो जाएगी, कीमत आपकी फिक्स हो गई ओपी। अब इसे ए पॉइंट पर शटडाउन पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं कि एक फर्म अगर परिवर्तनशील लागत भी प्राप्त कर रही है या नहीं प्राप्त कर पाती है तो फर्म उत्पादन को टेम्परेरली या अल्पकाल में क्या करती है, क्लोज कर देती है, शटर डाउन कर देती है। अगर अल्पकाल में वो उसको बिजनेस को क्लोज नहीं करती तो फिर उसे लॉस उठाना पड़ता है। लॉस अधिकतर तब होता है जब एसी हो ज्यादा और एआर हो कम। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ए पॉइंट पर तो क्या है, एबीसी और एआर बराबर है, दिस पॉइंट इज शोइंग शट डाउन पॉइंट सिचुएशन। लेकिन अगर हम इस ए पॉइंट से एसी तक यानी कि ऊपर तक लाइन ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ऊपर तक लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे कॉस्ट आ गया एन पॉइंट तक और रेवेन्यू हमारा रह गया सिर्फ ए पॉइंट तक। यहाँ कॉस्ट है ज्यादा और रेवेन्यू है कम। तो ये जो गैप हमें दिख रहा है शेडेड एरिया वाला, नई कीमत रेखा प्राप्त हो गई। ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप हमें क्या दिखा रहा है, हानि, लॉस की सिचुएशन को दिखा रहा है। तो इस तरीके से अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी हो सकती है। आपको इसकी कंडीशंस याद रखनी है। असामान्य लाभ तब प्राप्त होगा जब ए आर बड़ा हो एसी से। सामान्य लाभ तब प्राप्त होगा जब ए आर एसी के बराबर हो, और लॉस तब होगा जब एसी बड़ा हो ए आर से। तो फर्म को क्या होगी, हानि। अधिकारी प्रतियोगिता में ये तो था अल्पकाल का संतुलन। अब दीर्घकाल का संतुलन भी हम निर्धारित कर सकते हैं। दीर्घकाल की समय अवधि वह अवधि होती है जिसमें फर्में अपने प्लांट के स्तर में चेंज कर सकती हैं। नई फर्में दीर्घकाल में इतना बड़ा समय होता है कि पहली बात तो कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। हर साधन को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो दीर्घकाल की समय अवधि वह अवधि है जिसमें कोई फर्म अपने प्लांट के स्तर में परिवर्तन कर सकती है, नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी फर्में बाजार को छोड़ सकती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, वस्तुएं एक जैसी कभी नहीं होती, क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। चैम्बरलेन ने यहाँ पर विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन जो फर्में करती हैं उसे उन्होंने उद्योग के स्थान पर ग्रुप का नाम दिया है, प्रोडक्ट ग्रुप शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट पर फर्में आ भी सकती हैं और फर्में जा भी सकती हैं। तो दीर्घकाल में किसी भी फर्म को जिसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है आने और जाने की, तो यदि फर्में आसानी से आ सकती हैं और आसानी से ही जा सकती हैं तो सदैव दीर्घकाल में उन्हें सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, असामान्य लाभ कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है तो अन्य फर्में बाजार में क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो अन्य फर्में एंटर कर जाएंगी, जिससे कि उनके असामान्य लाभ सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि फर्म को हानि होती है तो अन्य फर्में बाजार से एग्जिट कर जाती हैं। लॉस होने की सिचुएशन में, लॉस अगर होगा यानी कि अगर तो ज्यादा लाभ मिल रहा है
ठीक है, तो अन्य फर्में एंटर कर जाती हैं, जिससे ज्यादा लाभ कमाओ के सामान्य लाभ में आ जाते हैं। अगर हानि होती है तो अन्य फर्में बाजार से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हानि फिर से सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फर्मों की एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होने की वजह से दीर्घ काल में इन फर्मों को सदैव सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। हमेशा सामान्य लाभ मिलेगा, कभी भी असामान्य लाभ या हानि की स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो में फर्में असामान्य लाभ प्राप्त नहीं करती, क्योंकि यदि वो असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती हैं तो नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, वस्तुओं का निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध कराती हैं। जब नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी तो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरने से उनके असामान्य लाभ बंद हो जाएंगे और सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर फर्म को हानि हो रही है तो फर्में एग्जिट कर जाती हैं। अन्य फर्में बाजार से जब एग्जिट कर जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी और फिर से उनको सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार इसका सामान्य लाभ का देखिए डायग्राम कैसा बनता है। सबसे पहले तो वही AR/MR ऐसे बनाएंगे आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू लेंगे। AR गिरता हुआ बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, MR उससे पहले ही गिर जाएगा। इसमें AC जो है वो टच करता हुआ जाएगा AR को, क्योंकि सामान्य लाभ दिखाना है, AR AC के बराबर होना चाहिए। इसमें दीर्घ काल का है, इसलिए इसमें नाम जो दिया यू शेप का जो कर्व AR को टच करता हुआ बनाया है, इसे LAC नाम दिया है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। LMC हमेशा AC के लोएस्ट पॉइंट पर कट करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। जहां LMC ने MR को कट किया वो पॉइंट संतुलन का बिंदु कहलाता है, E पॉइंट आता है। इस E पॉइंट से नीचे एक्स एक्सिस तक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। इसे AR तक मिला दीजिए, कीमत तय हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इस A पॉइंट पर ही LAC और AR दोनों क्या है, इक्वल है। तो जहां पर AR बराबर होता है LAC के, वहां फर्म को क्या मिलता है, सामान्य लाभ। तो दीर्घ काल में एक फर्म को सदैव सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि फर्मों के आने जाने पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है और दीर्घ काल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन की मात्रा को हम सभी परिवर्तनशील साधन होते हैं हमारे पास, कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। इतनी बड़ी समय अवधि है कि हम आसानी से किसी भी साधन को घटा या बढ़ाकर उत्पादन की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो था एक एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार का अल्पकाल का संतुलन, दीर्घकाल का संतुलन। अभी तक जो आपने पढ़ा, एकाधिकार का अर्थ पढ़ा, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उस फर्म का अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण कैसे होता है और दीर्घकालीन संतुलन स्तर कैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा है। वैसे इस चैप्टर का भी आगे कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन सी मार्केट होती है। तो जब दोनों मार्केट को आप समझ चुके हैं, दोनों के फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तो आप उसके बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं कि दोनों मार्केट के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकारी बाजार में सबसे पहला अंतर ये होता है विक्रेताओं की संख्या, कि एकाधिकारी बाजार में विक्रेता की संख्या सिर्फ एक होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु को बेचने वाले कहते हैं। एक एकाधिकार बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होता। से पहला पॉइंट था विक्रेताओं की संख्या, जिसके आधार पर हम दोनों में अंतर स्पष्ट। दूसरा पॉइंट है वस्तु की प्रकृति। देखिए वस्तु की प्रकृति, एकाधिकार में तो वस्तु कैसी होती है, एक जैसी होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में हमेशा वस्तुएं अलग अलग होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, विभिन्नता पाई जाती है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता है वस्तु विभेद। बाजार में वस्तु का क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता है, जबकि एकाधिकारी में वस्तु विभेद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तीसरा फीचर है प्रवेश करने और बाहर जाने की था। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, पूरे तरीके से फ्रीडम होती है। कई सारे सेलर्स होते हैं, कई सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन की स्थिति में ना फर्में आ सकती हैं, इसलिए फर्मों के आने जाने पर रोक होती है, फर्में आ जा नहीं सकती हैं मोनोपोली में। नेक्स्ट है आय वक्रों की लोच का मूल्य। आप देख रहे हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में ARMR पर बनता डाउनवर्ड ही है, लेकिन फ्लैट बनता है। चित्र संख्या 11 में जो डायग्राम है, ये डायग्राम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। ARMR बन रहा है, मोनोपोली में स्टीपर बनता है, बनते हैं दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए बनते हैं, लेकिन इसमें स्टीपर है, ARMR कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ है, इसमें ARMR कर्व फ्लैट है। फ्लैट मतलब अधिक चपटा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से मांग की लोच इकाई से कम होती है। जब इकाई से कम लोच होगी तो ये कम चपटा बनेगा, जब इकाई से अधिक मांग लोचदार होगी तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में ये अधिक चपटा वक्र बनेगा। Shape of ARMR is downward sloping. रीजन प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेट जाए। लागत एकाधिकारी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विक्रय लागत आती है, सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो सेलिंग कॉस्ट कोई फर्म नहीं लगाएगी अपने उत्पादन को बेच नहीं पाती, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग कलर, साइज, डिजाइन, पैकिंग में होता है, अलग अलग कंपनियों से बनाती हैं, जिसकी वजह से इतने अधिक निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होने के कारण उन्हें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को अवेयर कराने के लिए, नॉलेज देने के लिए टीवी पर ऐड देना या समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में ऐड देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मोनोपोली में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। इंडियन रेलवे ने कभी कोई ऐड नहीं दिया, तब भी लोग रेलवे की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो जिसमें एक ही सेलर होता है उसे कोई ऐड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दीर्घकालीन लाभ की प्रकृति। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सदैव दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस बाजार में भी फर्में आ सकती हैं, जा सकती हैं, पूरे तरीके से स्वतंत्रता होती है फर्मों के आने पर, जाने पर, तो वो बाजार सदैव सामान्य लाभ। जबकि एकाधिकारी जो बाजार है जिसमें एक ही सेलर होता है, उसमें फर्मों के आने जाने पर रोक होती है, तो उसे दीर्घकाल में सदैव क्या प्राप्त होगा? असामान्य लाभ। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है, क्योंकि अगर असामान्य लाभ प्राप्त होंगे तो नई फर्में एंटर कर जाएंगी, सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी और असामान्य लाभ की जगह सामान्य लाभ मिलने लगेंगे। तो दीर्घकाल में AR बराबर होता है किसके? LAC के। और एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के एंट्री पर, एग्जिट पर रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रतिबंध होता है, इसलिए एकाधिकारी दीर्घकाल में सदैव असामान्य लाभ प्राप्त करता है। एकाधिकार में दीर्घकाल स्थिति में AR हमेशा ग्रेटर होगा LAC से। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी बाजार। तो इस प्रकार आज इसमें आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, जैसे एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा दें, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की व्यवस्था है जिसमें विक्रेताओं का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा एकाधिकार होता है और उसका स्थानापन्न जो है काफी उपलब्ध होता है और कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहता है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के कलर, साइज, डिजाइन, पैकिंग में अंतर रख के वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध कराती है, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, कीमत पर बहुत ही सीमित नियंत्रण होता है, गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, दीर्घकाल में सदैव सामान्य लाभ प्राप्त होगा, फर्मों के आने जाने पर स्वतंत्रता होती है, गैर कीमत प्रतियोगिता और विक्रय लागत बहुत अधिक आती है और प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है। अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत आपने फर्म का अल्पकाल का संतुलन पढ़ा, दीर्घकाल का संतुलन। तो अल्पकाल में तो एक फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, हानि भी उठानी पड़ सकती है। अगर AR बड़ा है AC से तो असामान्य लाभ मिलेगा, AR AC के बराबर है तो सामान्य लाभ, AC अगर बड़ा है AR से तो लॉस होगा।
दीर्घकाल में से हमेशा क्या प्राप्त होगा? सामान्य लाभ, क्योंकि फर्में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, इसलिए दीर्घकाल में सदैव फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। ये क्षमता अधिक्य का हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, आप एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में आप डिफरेंस बता सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बायर्स और सेलर्स बहुत अधिक होते हैं, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक होते हैं। बहुत अधिक नहीं, सिर्फ अधिक होते हैं बायर्स एंड सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती हैं, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं विभेदीकृत होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक समान होती है, तो इसमें कीमत अलग अलग होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनता है, तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कीमत और सीमांत लागत के बीच में संबंध होता है, AR बराबर होता है MR के, बराबर होता है MC के, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR बड़ा होता है MR से और AR बड़ा होगा MC से भी। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में तो AR, MR, AC, MC सब बराबर रहता है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR बड़ा होगा MR से, बड़ा होगा किससे? MC से। तो इस प्रकार दीर्घकाल का संतुलन दोनों में डिफरेंट पाया जाता है। लगते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि चीजें एक समान होती है, इसलिए नो सेलिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक सेलिंग कॉस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सप्लाई कर्व बनता है, पूर्ति वक्र आप बना सकते हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र नहीं बनता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार में अभी आपने अंतर किया कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में सेलर्स अधिक होते हैं, एकाधिकार में सिर्फ एक होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, पर एकाधिकार में फर्मों के आने जाने पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ बनता है, पर अधिक लोचदार होता है, लेकिन एकाधिकार में मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता है पर कम लोचदार होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में सेलिंग कॉस्ट बहुत आती हैं, लेकिन एकाधिकारी बाजार में कोई विक्रय लागत नहीं आती। तो इस प्रकार इसमें आपने एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार को समझा कि ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में संतुलन स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है, और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, और एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है, ये आपने किया। बाकी इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग जो पोर्शन है इस चैप्टर का, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में कोई भी हम जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास सैटरडे है, अटेंड कीजिएगा, इसका रिमेनिंग पोर्शन उस क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so you must have to attend all the regular classes according to your schedule. Thank you.